हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्यूल। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में 4 लाइनें दे रखी हैं, आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो केवल पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका कभी भी बच्चा ऐसा नहीं रहा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ लेंगे। एनसीईआरटी कभी बनाई ही नहीं गई ऐसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हैं। एनसीईआरटी को ऐसे बनाया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला कोई होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो केवल नाम जानेंगे आप। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, वैक्यूल पढ़ेंगे तो आपको सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल का नाम मिलेगा मात्र। आप क्या समझेंगे उससे कि इसका मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, देन हम एनसीईआरटी रीडिंग करवाते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद हम डीपीपी के फॉर्म में क्वेश्चन भी करवाते हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की शंका है। तो हमारे पढ़ाने का तरीका हमेशा टॉपिक वाइज ही रहा है और वैसा ही रहेगा, क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़ने आते हैं तो आप मूड बना के आते हैं कि यार मुझे केवल वैक्यूल पढ़ना है। और वैक्यूल पढ़ने के लिए जब आप बैठते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं। तो टॉपिक वाइज वीडियो बनाने का एक तरीका ये है कि आप किसी टॉपिक के लिए अगर आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉपिक के क्वेश्चन कहीं से गलत करें। जब आप यहां से पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते फिर आज के इस लेक्चर को, देखते हैं वैक्यूल क्या होता है। तो अगर वैक्यूल की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर 2 सेल बनाई। देखो, हमने पहली सेल यहाँ पर एक बना दी, ये हमने एक सेल बनाई, फिर बीच में हमने लाइनें खींची, फिर हमने यहाँ पर दूसरी सेल बनाई। अगर मैं कहता हूँ पहली सेल सर किसकी है, तो मैंने कहा ये प्लांट की सेल मैंने बनाई है, प्लांट। और ये मैंने एनिमल की सेल बना दी, ये एनिमल की सेल बना दी हमने। अब अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं कि सर वैक्यूल क्या होता है, तो ध्यान से समझना वैक्यूल क्या होता है। यहां पर अगर मैंने प्लांट की बनाई है तो मैं वैक्यूल भी बहुत बड़ा सा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल बनाऊंगा। और अगर मैंने एनिमल की बनाई है तो एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल बनाऊंगा और एक से ज्यादा वैक्यूल हो सकते हैं। ये दोनों मैंने ब्लू कलर से जो बनाया है, ये दोनों क्या है? ये दोनों वैक्यूल हैं। अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं तो लगभग 90% वॉल्यूम कवर कर लेते हैं ये किसी भी सेल का। यानी वैक्यूल करते क्या है सर, अभी हम देखेंगे रोल वगैरह। अभी तुम ये समझो कि स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी। तो स्ट्रक्चर सिंपल सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इनकी मेम्ब्रेन को, इन दोनों की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, इसकी भी मेम्ब्रेन को और इसकी भी मेम्ब्रेन को, दोनों की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि वैक्यूल को मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पूछा गया 2019 नीट में कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बच्चा टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और एनसीईआरटी पर भी ये बात लिखी हुई है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रट गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोल की बात करते हैं। तो देखो बच्चा, जो वैक्यूल है उनका मेन काम हमेशा से रहा है स्टोरेज का। वो स्टोरेज करते थे, लेकिन हाँ अच्छी चीजों का नहीं। कुछ वेस्ट मटेरियल हो गया, आयंस हो गए, वाटर हो गया, कुछ जैसे स्केलेटरी सिस्टम से निकला हुआ पार्ट जो हो गया, जो सेल के अंदर होता है, जैसे लाइसोसोम ने किसी चीज को डाइजेस्ट किया, उसके बाद का जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी वैक्यूल ही रख लेते हैं। तो अगर हम इनके रोल की बात करते हैं तो रोल बहुत ही खास तो नहीं है, लेकिन एक रोल जो इनको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक बनाता है वो है स्टोरेज ऑफ वेस्टेज का। अदर चीजों का भी ये स्टोरेज करने के काम में आते हैं। अगर हम इनके टाइप की बात करते हैं तो सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, 4 टाइप की जनरली हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में। और नीट के लिए चारों प्रकार हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको एक एक टाइप का क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सैप वैक्यूल का सर कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं बच्चा, तो मैंने एक बड़ी सी सेल बना दी। देखो, ये हमने एक बड़ी सी सेल बना दी, ये हमने बड़ी सी सेल बना दी। सेल बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? हम इसमें वैक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हमने यूं बड़ा सा एक वैक्यूल भी बना दिया। ये हमने क्या बना दिया बच्चा? वैक्यूल बना दिया। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चा, तो इसलिए बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीरियसली होकर सुनना है। सैप वैक्यूल में होता क्या है? जो सॉल्यूट है ना, जो सॉल्यूट होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन हाई रहती है इन वैक्यूल और इनकी कंसंट्रेशन लो रहती है इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में लो रहती है। तो यहां पर फैसिलेटेड डिफ्यूजन होता है और यहां पर कुछ चैनल पाए जाते हैं। ये मैंने चैनल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ये चैनल मैंने बना दिया।
क्योंकि फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो रहा है ना, यहां पर कौन सा डिफ्यूजन हो रहा है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, इसलिए चैनल तो होना ही चाहिए। अब होगा क्या, बात ये समझना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है इन वैक्यूल और लो है इन साइटोप्लाज्म। यानी अगर सॉल्यूट ज्यादा, मैं कह रहा हूं अगर शक्कर ज्यादा है तो पानी कम होगा, यानी इसके अंदर H2O हो गया, आयंस हो गए, इनकी कंसंट्रेशन लो है। तो इनकी कंसंट्रेशन लो है तो ये करेंगे क्या बाबू, कि ये साइटोप्लाज्म से कहां पर आ जाएंगे, वैक्यूल में आ जाएंगे। और वैक्यूल में आए क्यों, क्योंकि भैया लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हमेशा मूव होती हैं चीजें, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव होती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि सेल्फ वैक्यूल क्या होता है, समझ में आ गया है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल्फ वैक्यूल के बारे में कुछ लिख लेते हैं। सेल्फ वैक्यूल हमें पता है कि इन सेल्फ वैक्यूल में अगर पहली लाइन लिखें, हमें पता है व्हेन सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई इन साइड ऑफ वैक्यूल, तो क्या होगा, तो वाटर हो गया, आयंस हो गए, ये मूव करेंगे साइटोप्लाज्म इनटू वैक्यूल। और जब मूव करेंगे तो इनके अंदर पीछे पीछे वाटर भी आएगा, वैक्यूल भी आएंगे, सॉरी पीछे पीछे वाटर आएगा, वेस्ट मटेरियल भी आएगा और जाके वैक्यूल में इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आ गई। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल को कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फूड वैक्यूल कहां कहां पाया जाता है सर? वैक्यूल फूड वैक्यूल पाया जाता है, अमीबा हो गया, माइक्रोफेज हो गए, फूड वैक्यूल में पाया जाता है। सर कैसे बनता होगा फूड वैक्यूल और क्या होता है फूड वैक्यूल? एनसीईआरटी पर तो नहीं लिखा ना, तो हम बता देते हैं फिर क्या होता है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले बात अगर हम करेंगे, हमने ये अमीबा बना दी, हमने ये क्या किया, अमीबा का कोई फिक्स और शेप वगैरह नहीं होता, हमने ये अमीबा बना दिया, ये प्यारा सा हमने अमीबा बनाया है। अब होगा क्या देखना। अब सपोज दैट कुछ फूड मटेरियल है जो कि बाहर पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं ये फूड है, ये हमने क्या बना दिया, फूड, यहां पर लिख भी देते हैं ये फूड है। अब इस फूड को अंदर लाना है तो अमीबा क्या करेगी, अपनी मेम्ब्रेन को कुछ यूं करके यूं फोल्ड करेगी, और फोल्ड करेगी तो ये फूड जाकर इस जो फोल्डिंग है इसमें गिरेगा। अब इस फोल्डिंग से ऊपर से क्या करेगी, फिर से अपने आप को कवर कर लेगी और इस फोल्डिंग से वैक्यूल फॉर्म बन जाएगा और इसके अंदर अभी भी क्या है, फूड है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब ये फूड वैक्यूल का डाइजेशन करने के लिए बैठा हुआ है हमारा लाइसोसोम। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने लाइसोसोम कहा। अब लाइसोसोम क्या करता है सर, तो लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन कौन करेगा? लाइसोसोम। डाइजेशन करने के बाद ये छोटे 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 पार्टों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, डाइजेशन हो गया। तो फूड वैक्यूल ऐसे बनता है, मैंने बताया। फूड वैक्यूल क्या होता है ये भी मैंने बताया, कहां पर पाया जाता है ये भी बता दिया, कुछ बातें और लिख लेते हैं फूड वैक्यूल की। अगर हम फूड वैक्यूल की बात करते हैं तो अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जब फूड अंदर जा रहा हो, जब फूड अंदर जा रहा हो तो इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस मींस क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल के। सेल के अंदर जब चीजें जा रही हो तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है। फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट कौन करता है आगे जाकर, लाइसोसोम। ये बात एनसीईआरटी पर लिखी हुई है, समझ में भी आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। बहुत ही सिंपल सी बात है, कहां पर पाया जाता है सर, तो ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूग्लिना की, अमीबा की, इनमें प्रेजेंट होता है कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर हम यूग्लिना और अमीबा की बात करें, चलो यूग्लिना बना लेते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं ना बाबू, तो बात ये है कि ये प्रेजेंट कहां पर रहते हैं, ये फ्रेश वाटर पर रहते हैं। चलो ये कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ये हमेशा अच्छे पानी पर, प्योर वाटर पर। ये हमेशा कहां पर होते हैं, प्योर वाटर पर होते हैं। अब अगर वाटर प्योर है, दिमाग लगाओ, अगर वाटर प्योर है तो सॉल्यूट यहां पर कम होंगे, यानी सॉल्यूट यहां पर ज्यादा होंगे, सॉल्यूट यहां पर ज्यादा होंगे। तो वाटर मूव कहां से करेगा, वाटर मूव कहां से करेगा, कम से ज्यादा की तरफ। तो वाटर इसके अंदर लगातार आता रहेगा, पानी लगातार इसके अंदर आता रहेगा, तब तो प्रॉब्लम हो गई ना सर, तब तो प्रॉब्लम हो गई। अगर पानी लगातार इसके अंदर आएगा तब तो एक समय ऐसा आएगा कि ये फट जाएगी। तो इसीलिए इसके पास पाए जाते हैं वैक्यूल के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे दिखते होंगे, आ जाओ बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ताकि समझ में आ जाए।
ये हमने वैक्यूल बना दिया, ये हमने वैक्यूल बना दिया। अब वैक्यूल के आसपास क्या होंगे, वैक्यूल के आसपास रहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये हम बना रहे हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये चीज हमने क्या बनाया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना दिया, जो कि वैक्यूल के बगल बगल पूरा चारों तरफ एरिया बना लेते हैं। ये बचाते हैं सेल को फटने से। कैसे, लगातार तो पानी अंदर आ रहा है तो ऐसे तो सेल फट जाएगी। तो ये कहते हैं भैया पानी जो आ रहा है उसको आने दो। अब पानी वैक्यूल में डायरेक्ट हम नहीं जाने देंगे, सबसे पहले पानी को हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो इनकी साइज बढ़ती जाती है, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, इनकी साइज बढ़ती जाती है। यूं करके इनकी साइज बढ़ती चली जाएगी। जैसे इनकी साइज बढ़ती है तो थोड़ा बहुत वाटर तो वैक्यूल में चला जाता है, बाकी के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम कौन कर रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे हैं, जब वाटर अंदर आ रहा है तो बड़े बड़े हो जा रहे हैं, और बिना वैक्यूल में पानी जाए हुए जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं और सेल को फटने से बचा रहे हैं बच्चा। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्रेश वाटर पर रहते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम है कि पानी इनके सेल में एंटर कर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाया, ये रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अब देखना एनसीईआरटी पढ़ने के मजे, अब आएगी एनसीईआरटी पढ़ने में मजा। देखना जो वैक्यूल होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सर करते क्या है, ये वाटर को और सैप को, बहुत सारे प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और बहुत सारे मटेरियल जो नॉट यूज फॉर द सेल, सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उनको भी ये स्टोरेज करने का काम करते हैं। इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लगभग 90% लगभग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। इनमें क्या, कौन सा डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है बाय द चैनल। और कंसंट्रेशन लो टू हाई कंसंट्रेशन मैंने सिखाया कि कैसे होता है। साथ ही साथ इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल जैसी चीजें भी बनती हैं। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहां पर पाया जाता है सर, क्या होता है, किसके पास होता है, क्या वर्क है, कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म कैसे है, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। तो अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मजा आएगी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन यानी डीपीपी। आ जाओ डीपीपी करते हैं। कौन करेगा पहला क्वेश्चन, अगर आता है तो कमेंट करें। चलो, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, कौन बताएगा, कमेंट करो। नहीं कर सकते तो देख लो, टोनोप्लास्ट बोलते हैं गधेड़ों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन, अच्छा हाँ मैंने नहीं बताया, लिख लो तुम लोग। ऑस्मोटिक रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं। कौन करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोटिक रेगुलेशन करते हैं। नोट डाल के लिख लो सभी बच्चे, ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसा होता है तो ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर पूछा गया कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन कहां होगा तो कहां पर होगा, वैक्यूल में होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर तो होता है, ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी करता है, साथ साथ में हेल्प इन एक्सक्रेशन, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सब कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है और इससे अगला क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऑस्मोटिक रेगुलेशन वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया विच हैव नॉट कंटेंट डीएनए, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कंटेंट नहीं करता है डीएनए को, तो सर लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया, ये दोनों नहीं करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। हम लोगों ने वैक्यूल पढ़ लिया है, वैक्यूल हमें समझ में भी आ गई होगी। बात ये है थोड़ा सा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार अगर तुम लोग पढ़ते हो एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी कभी रीड मत करो, ऐसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखो फिर इसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, तो देन आपको समझ में आती चीजें कि हाँ यार ऐसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका ये होता है। सर लास्ट में क्वेश्चन करवा दिए, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गेस मिल जाता है। इसीलिए तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसको आपको कमेंट भी करना है। आप बताते नहीं कि सर हाँ बताए हैं, आप ये भी नहीं बताते कि सर इसका आंसर क्या होगा। बताना है बच्चा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ एक चीज। ऐसा थोड़ा नहीं चलता। अब आप एक नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको एक सीरियस तरीके से वीडियो को देखना है, ऐसे नहीं देखना, अच्छे से वीडियो को देखना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, तब जाके बच्चा आपका क्वेश्चन बनेगा। एक बार पढ़ने से क्वेश्चन कभी भी नहीं
बन सकता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको चीजें रटा दें, लेकिन कोई ऐसा रटा थोड़ी नहीं सकता। 90% चीजें रट जाती होंगी, 10% बच जाती होंगी, मतलब दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। हम नोट्स भी आपको बेस्ट देते हैं, जो हम चीजें लिख के लाते हैं, जो स्लाइडें आती है बच्चा, बहुत ही परफेक्ट नोट्स है वो। आप मिला लीजिएगा किसी भी अच्छे टीचर से, आप जब मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार नोट्स कैसी हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार आपको जरूर बताना है बच्चा कि आपको लेक्चर कैसे लगते हैं यहाँ के। थैंक यू, बाय।